हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता है रिसेंटली आईबीपीएस ने ऑफिस असिस्टेंट और प्रोफेशनरी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है वो रिलीज़ कर दी। काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी थे, उसी को ध्यान में रखते हुए उसमें जो आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो हम लोग आज के सीरीज से डिस्कस करने वाले हैं। हमारा वेरी फर्स्ट सेशन है गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज के सेशन में मैं आपको सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेके A to Z चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से स्कोर करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग गाइस आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन नहीं रहने वाले, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमें अभी रिसेंटली कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं एस्पिरेंट्स के द्वारा, और जिस साल प्रीवियसली आरआरबी ने जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके डे टू डे लाइफ से थे, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन नहीं थे। हालांकि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन लगते हैं जो कि 20 मार्क्स के लिए आते हैं, बट इस 40 क्वेश्चन को आपको काफ़ी घुमा फिरा के वो पूछे जाते हैं, डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन नहीं रहते। इसलिए आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी फ्रेश एस्पिरेंट्स होंगे या फिर अगर ये दूसरी बार भी अगर आप ये एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, तो आपको इस साल के लिए किस तरीके से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ कि हम लोग इस जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं उसका हम लोग फ्रेमवर्क कैसे रहने वाले, आपको हम लोग स्टेप्स कैसे रहने वाले कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग उसमें मेमोरी। अब मेमोरी के ऊपर आपको पता होगा एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोम, ई प्रोम, इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इसके डिटेल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, कि उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, आपको पता ही होगा कि हम लोग सारे जो सेशंस है उसमें हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम लोग सेकंड टॉपिक मेमोरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंप्यूटर में हार्डवेयर में कौन से आजकल जो एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ लिया कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर हम लोग देखने वाले ओएस सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज से लेके जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, इसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, सब टॉपिक्स वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टोपोलॉजी। आपको पता है रिंग, मेश, स्टार, बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है और कब कहाँ पे यूज़ की जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आजकल जो पूछे जाएंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम अप करके हम लोग 5th टॉपिक ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो आपको ट्रोजन, वायरसेस आजकल अटैक करने लग रहे हैं, स्पाईवेयर्स क्या होता है। ठीक है, जो भी इंटरनेट के दुनिया में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है आजकल, ठीक है, उसके बेसिस पे आरआरबी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम, इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है हर एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, आपको पता होगा ओएसआई मॉडल के स्ट्रक्चर में, अगर आप इसके पहले एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता है, थोड़ी बहुत आइडिया है ओएसआई मॉडल में, तो आपको पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसकी कौन से लेवल में कौन सा लेयर वर्क करता है। ओएसआई लेयर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर हमारा डीबीएमएस है, डीबीएमएस में हमारे कुछ की पॉइंट्स रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एमएस ऑफिस के, और एमएस ऑफिस के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी ऑपरेट करते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज़ द वर्जन और ये सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर आपको जो रिबन्स होते हैं ना, जो रिबन्स में आपको जो डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, टैब्स रहते हैं, उसके ऊपर कौन से फंक्शन का क्या क्या इस्तेमाल होता है, या फिर अगर आप जो कोई डे टू डे लाइफ में ऑपरेशन कर रहे हो, या फिर जैसे अगर आप कॉपी कर रहे हो या फिर रीडो कर रहे हो, या फिर अगर आप फॉर्मेट पेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स फॉर्मेटिंग कर रहे हो किसी चीज़ का, तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने लग रहे हैं कि आपको डे टू डे लाइफ से अगर आप अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को अवेयर हो तभी जाके इसको आंसर कर सकते हो। फिर हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा? एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने एग्जामिनेशन में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फाइल एक्सटेंशन के और उसका यूज़ क्या होता है, शॉर्टकट कीज़ क्या कहाँ कौन सी यूज़ की जाती है, हम लोग इस तरीके से हमने एक ब्रीफली जो आपको इंडेक्स टॉपिक है ये हम लोग ने आपके सामने प्रेजेंट करा दिया। इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके आप क्या करेगा, ऑल पे क्लिक करेगा। ऑल पे क्लिक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी सेशंस में आपको प्रोवाइड करा था उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, मैं आपको इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इस तरीके से इस साल किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग वो सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपको बता दूं, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर पीओ हो,
उसमें आपको नंबर, हम लोग स्पेसिफिकली IBPS के फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशन वो IBPS कंडक्ट कराता है और हमारा रिकॉर्ड है अभी तक के प्रीवियसली जो हमने प्रीवियस 2020 में जो आपको सेशंस प्रोवाइड किए थे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे। इसका अगर आपको देखना होगा तो आप हमें हमारे जो मैं आपको सेशंस प्रोवाइड कराऊंगा अभी दिखाऊंगा वो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़ा है वो एज इट इज एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, ये प्रूवन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या फिर PO के लिए इस साल अगर हम लोग मान के चलते प्रिपेयर करें जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो 40 क्वेश्चंस रहते हैं आपके 20 मार्क्स के लिए रहते हैं। मैं आपको इतना श्योर करूंगा, हाइपोथेटिकल बातें हम लोग नहीं करेंगे कि आपको 40 ऑन 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 40 क्वेश्चंस में से आपके 35+ क्वेश्चन एक्यूरेट मैं मार्क करके दूंगा अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली एंड तक फॉलो करते हो। और इस सीरीज़ को आपको अभी से लेके जब तक आपके एग्जामिनेशन तब तक फॉलो करना है सो दैट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो सके। 20 मार्क्स आपको बता दूंगा, इस 20 मार्क्स सिलेक्शन के लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर है और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि आपको आजकल ये बेसिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि वो ईजी आप लास्ट के 7 डेज में कर लोगे तो आपको लास्ट के 7 डेज में तो उसके टेस्ट सॉल्व करनी रहती तो आपको लास्ट 7 डेज में कंप्लीटली सॉल्व करके नहीं होने वाला, इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। और जो एस्पिरेंट्स हमें इससे अभी से प्रिपेयर करें और वही एस्पिरेंट्स के हमें कमेंट्स अभी से मिले क्योंकि अभी भी जस्ट रिसेंटली जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बाद भी उन्होंने हमें जस्ट अभी हम लोग को बता दो अभी तक के हमारे 6 से 7 कमेंट्स है सिर्फ RBI PO के लिए ही हमें रिसीव हुए डिफरेंट सेशंस के ऊपर। हालांकि उससे काफ़ी नंबर है, 10 to 15 स्टूडेंट्स ने हमें कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए रिक्वेस्ट करी जस्ट। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सिंसियर एस्पिरेंट्स है जिनको पता है कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्या क्या चीज़ें डिपेंडेंस होती है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लोग अभी से प्रिपेयर करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपको 35+ दैट मीन्स आपके अराउंड देखिए 20 मार्क्स है तो मैं आपको बता दूँ 17.5 से 18.5 तक आप एक्यूरेट 100% मार्क्स ला सकते हो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो। ठीक है, ओके तो अभी ये तो बात होगी हमारी ऑफिस असिस्टेंट और RRB PO के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। आप मैं आपको बता दूं जो हमने प्रीवियसली सेशंस लिए उसका देखिए अगर आप RRB PO के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसमें आपको कौन से सेशन देखने वन बाय हम लोग डिस्कस करते हैं। जो 13 अक्टूबर 2019 को पेपर हुआ था RRB PO मेंस का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब मैं आपको बता दूं ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है जो आपको मैं इंट्रोडक्शन से देखते हो, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से आपका कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर हो, ये मैं दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो प्रीवियस एस्पिरेंट्स है और जो फ्रेशली इस साल अपीयर कर रहे हैं इस RRB PO मेंस के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे 13 अक्टूबर 2019 को, उसका सेशन जो है उन्हें ऑलरेडी अपलोड करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 13 जनवरी 2021 को दैट मीन्स इसी साल 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, ठीक है, 13 जनवरी, ठीक है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमने 40 क्वेश्चन एज इट इज हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि अगर आप इस 2021 में, ठीक है, जो क्वेश्चंस दैट मीन्स अगर पेपर दे रहे हो तो किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ये नहीं कि आपने सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया कंप्लीटली कंप्यूटर अवेयरनेस का और आपको पता ही नहीं कि क्यों किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। इसलिए आपको आज से क्या करना है, इस 4-5 दिनों में मैं आपको जब तक हमारा नया सेशन नहीं आता तब तक क्या करना है, ये देखिए काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है इसका, ठीक है, आप इसको जाके देख सकते हो। ये हमारा 2019 का PO मेंस का आप सेशन जाके देखिएगा कंप्यूटर अवेयरनेस में, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 13 जनवरी 2021 को PO मेंस के एग्जामिनेशन में। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद जो RRB ऑफिस असिस्टेंट के मेंस के एग्जामिनेशन में 20 फरवरी 2021 दैट मीन्स जनवरी में जो पूछा गया था और फरवरी में जो ऑफिस असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन हुई थी, हमने जो एक्यूरेट क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में जो भी पूछे गए थे, ठीक है, वो हमने इसमें डिस्कस किया 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब जाके देखिएगा, इससे आपको आइडिया पता चल जाएगा। उसके बाद में ये तो हमारा काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रह चुका है क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगा इस सेशन को बना के, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस ECGC PO की जो एग्जामिनेशन हुई थी इसमें हमने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को लिया था। और आप अगर बिलीव नहीं करोगे, आपने हमें जिस स्टूडेंट ने भी ये पेपर दिया होगा उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट अराउंड 35+ क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे इन रिसेंट सेशन में। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। उसके बाद में मैंने फिर से एक और सेशन ले लिया था टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, ये फ्रूटफुल सेशंस रह चुके हमारे प्रीवियसली जो भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इस पर रिस्पॉन्स दिया। ओके, उसके बाद में ECGC PO में जो क्वेश्चंस आपको अगर लगता है, जो भी मैंने ये फर्स्ट सेशन में सेकंड
सेशन में पढ़ाया था। तो ये जो मेमोरी बेस्ड है, देखिए 14 मार्च 2021 का जो आपका पेपर है IBPS कंडक्ट कराता है, ठीक है, 14 मार्च 2021 में, दैट मीन्स इसी साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा दिया। हमने यूट्यूब पे सबसे अच्छी तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चंस प्रेजेंट करा दिया, सो दैट आपको अभी भी रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का वो आपको पता चल सके। फिर हमने NPS नेशनल पेंशन स्कीम ग्रेड ए के लिए जो वैकेंसीज रिलीज कर दी थी, इसके लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला। इसमें भी हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए थे। ये क्वेश्चंस, ये तो यहाँ से आपको, अगर आप RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे सेशन आपको जाके देखने। और फिर आते हैं हमारे जो लास्ट सेशन, जो हमारे मैराथन क्लास कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन, यहाँ भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ रिस्पॉन्स हमें इसके ऊपर मिलता है। ये सारे सेशन आपको देखने हैं मीनवाइल जब तक हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको सारी चीज़ें क्लियर आ गई, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन में हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है उसके टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली एंड कैन डू अ मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम इज नोन एज। देखिए कंप्यूटर के कुछ फीचर्स रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, एक हमारा कंप्यूटर है और डिफरेंट टाइप के वर्क साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एक ही टाइम पे वो डिफरेंट वर्क कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को, इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। एक्यूरेसी क्या होता है, वर्सेटिलिटी क्या होता है, डिलीजेंस, रिजोल्यूशन, स्पीड, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। डिलीजेंस मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ह्यूमंस थक जाते हैं काम कर करके, वैसे कंप्यूटर नहीं थकता। इसके लिए मैंने आपको एक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको ध्यान में रखना होगा। स्पीड, नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, हम लोग इसमें पढ़ने में टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि बेसिक से फीचर्स है, आपको सभी को पता होगा। एक बार इसको रिवाइज कर देना क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर क्या आता है, वो था हमारा ऑटोमेशन। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस, जो भी हमने देखा, कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स है मैं आपको स्क्रीन पॉज करा देता हूँ, इसको आप एक बार पॉज करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन, देखिए फर्स्ट सबसे पहला जनरेशन जो था कंप्यूटर का, ठीक है, वो जो था हमारा 1946 से लेकर 1959 के बीच में, वो उसमें हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, ICs, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट मेंशन किया, जनरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी कॉमन है और आपको मैं बता दूं इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन का ईयर क्या है, 1946 से 59 के बीच में। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कुछ इस तरीके से आपको वैक्यूम ट्यूब के जो टेक्नोलॉजी उसके बेस्ट हमारा सबसे पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा बनाया था गया था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमने इंप्रूवमेंट की 1959 से लेकर 65 के बीच में, ईयर्स भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड जो है, ठीक है, जो सिलिकॉन बेस्ड, सिलिकॉन हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, जर्मेनियम यूज़ करते हैं, उसके बेस्ट हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया। ट्रांजिस्टर हमारा एक एज ऑन ऑफ स्विच करके भी वर्क करते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल करके हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाया था। फिर थर्ड जनरेशन में हमने और इंप्रूवमेंट किया। थर्ड जनरेशन में हमने 1965 से लेकर 71 के बीच में जो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हमने कंप्यूटर्स को बनाया था। अब ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड और ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क होता है, ट्रांजिस्टर मतलब हो गया एक ट्रांजिस्टर, और ICs में क्या रहता है गाइस, मल्टीपल नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ, ठीक है, हम लोग डिफरेंट स्मॉल ट्रांजिस्टर्स को फ्रेम करते हैं एक IC के अंदर, ठीक है। तो हमारी स्पीड उससे काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ जनरेशन जो अभी हमारा करंटली चल रहा है वो 1971 से लेके 1980 के बीच में VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमने इसमें वर्क किया था। फिर फिफ्थ जनरेशन में 1980 से ऑनवर्ड अभी हम लोग AI जिसमें यूज़ करते हैं वो हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारी जनरेशन रहती है। ध्यान में रखना होगा, जनरेशन आपको काफ़ी बार पूछा था और लास्ट में भी पूछा गया था, जैसे सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड, ये तो आपको तीनों ध्यान में रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें से अब आपको एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना होगा कि आजकल IB पे इस तरीके से क्वेश्चन आपको फ्रेम करा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो आपको ध्यान में रखना होगा यूनिवैक 1108 ये हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं है, ये है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हालांकि IBM 7094, IBM 1400, CDC 164 ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है, बट ये यूनिवैक 1108 ये हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। और अगर आपको जानना होगा कि डिफरेंट जनरेशन के कंप्यूटर है, आप हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की जो मैराथन है उसको अच्छी तरीके से 3 घंटे टाइम स्पेंड करके उसके नोट्स बना के अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। आपको उसमें जो डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट सीरीज़ के, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा 7094,
1400, CDC 164 ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जैसे हमारा आ गया 1108 और IBM, उसमें हम लोग थर्ड जनरेशन में हमारा IBM आता है 370, ठीक है। और उसमें हमारे पास 360 के यूनिवाग AC 9000 सीरीज़ की है, उसमें हमारे रहते हैं। और हमारे फोर्थ जनरेशन में हमारे एप्पल मैक और IBM के पीसीज है हमारे फोर्थ जनरेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जांपल ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यूज इन एनालॉग कंप्यूटर्स इज आर, ठीक है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से कौन सा है? इस तरीके से क्वेश्चन हमने फ्रेम किया आपके लिए, ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको इस साल पूछे जाने के चांसेस है। देखिए एनालॉग और डिजिटल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है ऑप्शन में वोल्टमीटर, एमीटर, डिजिटल स्क्रीन, 7 सेगमेंट डिस्प्ले और बोथ ए एंड बी। तो आपको ध्यान में रखना होगा वोल्टमीटर एंड एमीटर जो है, ठीक है, वो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। देखिए जहाँ पे आप मैं वोल्टमीटर देख रहा हूँ, यहाँ पे एनालॉग हम लोग इसको कहते हैं एनालॉग, जिसको एक टर्म जो रहती है वो जो वेरी करते हैं कंटिन्यूसली विद अ टाइम, इट वेरीज कंटिन्यूसली विद अ टाइम। जैसे एनालॉग सिग्नल हो गया हमारा एक साइन वेव होगी, ये जो वेव होती है ये किसके साथ वेरी करती है? ये टाइम के साथ वेरी करती है, इसी को हम लोग कहते हैं एनालॉग। और यहाँ पे आप जो पॉइंटर देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एनालॉग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले, आपने कुछ तरीके से देखे हो कि जो रेलवे बोर्ड्स में वगैरह डिस्प्लेस लगे रहते हैं जहाँ पे हम लोग नंबर्स देखते हैं, तो वो हमारे 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले रहते हैं। 7 सेगमेंट्स क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। 7 सेगमेंट, अगर आप इस 8 को देखते हो, ठीक है, इसमें कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दैट मीन्स इसको बनाते हुए हम लोग 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हम लोग इसमें डिजिट फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें सेगमेंट्स कितने हैं? 7 सेगमेंट्स। दैट मीन्स पर्टिकुलरली ग्लो होता है। जैसे मान लो 1 को करना है तो ये क्या हो जाएगा कि इतना ही सेगमेंट ग्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ, ये हो गया हमारा बन गया 1, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 आपको बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारा 2 यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस सेगमेंट्स को ग्लो करके हम लोग इसमें से जो नंबर है, ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो हम लोग उसको ग्लो करते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द सिग्नल विच टेक ऑन ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज इज नोन एज डैश सिग्नल। ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू, जो पल्सेस के द्वारा हमारी वैल्यूज रहती है, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, या फिर हम लोग उसको बार्स के द्वारा भी हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन 20 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरीके से रहता है जो हमारा कंटिन्यूसली वैरी होता रहता है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल में हमारे पास कुछ स्पाइक्स रहते हैं। स्पाइक्स मतलब क्या हुआ, डिजिटल मतलब क्या हुआ? डिजिटल मतलब सिर्फ 2 ही चीज़ें ध्यान में रखिए, एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया 0। एक तो हमारा सिस्टम ऑन है या फिर दूसरा हमारा सिस्टम है वो है हमारा ऑफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, डिजिटल में सिर्फ 2 ही वैल्यूज रहती है, 0 या फिर 1, ओके। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द बेसिक गोल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। सबसे मेन गोल क्या है हमारे कंप्यूटर प्रोसेस का? कि हम लोग डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है, डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, फाइल्स, टेबल, ग्राफ्स, इन्फॉर्मेशन। तो आपको बता दो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमारा जो डेटा रहता है हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, उसके द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसेज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज एन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वर। सर्वर क्या रहता है? एक सेंट्रल हमारा कंप्यूटर रहता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं और वो हमारा डेटा को होल्ड करते रहता है, और वो उसके वर्क स्टेशन पीसेस के लिए डेटा का शेयरिंग का काम करना, एज अ होस्ट करके काम करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वर, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की, इज नॉट अ मॉडिफायर की। देखिए हम लोग काफ़ी बार जल्दबाजी में ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की, नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं। तो नॉट दैट मीन्स इसमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है? तो शिफ्ट, ऑल्ट, कैप्स लॉक, फंक्शन या फिर कंट्रोल। तो इसमें से मॉडिफायर की कौन सी नहीं है? वो है हमारी कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? टॉगल कीज, ठीक है। देखिए फंक्शन कीज क्या हो गया? F1 से लेके F12 तक। टॉगल कीज में हमारे पास में कैपिटल लॉक, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक, ये हमारे टॉगल कीज आते हैं, ठीक है। तो मॉडिफायर की नहीं है इसमें से कौन सी? तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी कैप्स लॉक। दैट मीन्स कैप्स लॉक कौन सा? ये हमारा टॉगल कीज है। मॉडिफायर कीज में हमारे पास में शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल और फंक्शन के फंक्शन, दैट ये F1 से लेके F2 तो ये फंक्शन कीज होगी। ये F1 कीज क्या होती है? आपने कभी कभार देखा होगा, अगर आपके पास लैपटॉप है,
ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन दैट मीन्स ब्राइटनेस इंक्रीज करना हो या फिर वॉल्यूम डिक्रीज करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल की दी जाती है जिससे हम लोग की को बचा सकते हैं, की को सेव कर सकते हैं। नंबर ऑफ कीज हमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हमारी स्पेस सेविंग होती है। इसके लिए क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर, एक फंक्शन की आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रेस करके रखना रहता है। उसके बाद में आपके जो एग्जिस्टिंग की है जैसे F1 से लेकर F2 के कीज़ पे वहाँ पे आपको क्लिक करना रहता है, तब जाके आपकी ब्राइटनेस बढ़ती है। अगर आप फंक्शन की को रिलीज करते हैं तो वो एज F1 करके वर्क करेगी, और एज देखिए मान लो अगर आपके पास फंक्शन की से F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, F1 की में उन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम अप करने का भी फंक्शन दे दिया, बट उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको फंक्शन की प्रेस करके रखनी है। उसके बाद में उसको क्लिक करते हो, ठीक है, तो जाके आपका वॉल्यूम अप होगा। उसी तरीके से हम लोग ये करते हैं। तो ये जो फंक्शन का की रहता है, सिंगल फंक्शन की हमारी मॉडिफायर कीज़ के अंदर आती है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अल्फा न्यूमेरिक की तो आपको पता है ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक। आपके लिए एक कीबोर्ड का लेआउट ही मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, सो दैट आपको कभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लेआउट में जो डिफरेंट कलर कोडिंग है आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे ब्लू है, ठीक है, येलो कलर के कोड्स है। मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर कीज़ कौन से हो गए, जो भी यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये। अब इसमें से कौन सी कीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे पहले तो मॉडिफायर की, ठीक है, नेविगेशन कीज़ हो गया, फंक्शन कीज़ हो गया, न्यूमेरिक कीज़ और लॉक की, ये इंपॉर्टेंट है। लॉक कीज़ में देखिए नम लॉक आता है, स्क्रॉल लॉक आता है, ठीक है। नम लॉक दैट मीन्स अगर आपको नम लॉक को ऑन करके रखते हो तो आपका जो नंबर्स है नंबर पैड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। कैप्स लॉक को ऑन करके रखते हो, ये हमारी लॉक कीज़ में आती है। तो हम लोग जो स्मॉल में लिख रहे हैं ए, तो हम लोग उसको कैपिटल में लिख पाएंगे, ठीक है, तो कैप्स लॉक हो गया। न्यूमेरिक कीज़ में आपके सारे न्यूमेरिक कीज़ आते हैं, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड लेआउट है। नेविगेशन कीज़ में हमारे पास कौन से आते हैं, ठीक है। इस साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेविगेशन में पे की में तो आपको अप डाउन राइट लेफ्ट ये तो एरो कीज़ आती है, बट इसमें जो होम, पेज अप, पेज डाउन और एंड के ये कीज़ भी नेविगेशन कीज़ में आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको मेरे ध्यान से सुनिए। मॉडिफायर कीज़ में मैंने आपको बता दिया कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट साइड दोनों भी तरह रहती है। ये हो गई हमारी शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की। इसी तरीके से ऑल्ट कंट्रोल और ये शिफ्ट की हमारे राइट हैंड साइड में भी रहते थे। यह हो गया हमारा कीबोर्ड लेआउट। इसको आप एक बार पॉज करके अच्छी तरीके से भी देख सकते हो गाइस, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ डिस्प्लेस। आपको पता होगा जो हमारे डिस्प्लेस रहते हैं, मॉनिटर्स रहते हैं, इसमें से जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी आजकल हमारे पास आ गया है, जो हमारे नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसमें इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। ऑप्शन में क्या है हमारे पास, PIS है, TFT, LCD, LED एंड OLED, ठीक है। तो TFT का फुल फॉर्म कहता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, और हमारा लेटेस्ट का है OLED, जो हमारा काफ़ी बार सैमसंग इसमें लीड कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, वो OLED स्क्रीन जो रहती है ये इसमें सैमसंग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर दिया। OLED हो गया, सुपर OLED स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो PIS जो है ये कोई भी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है डिस्प्ले में यूज़ करते। उसको PIS के बदले अगर IPS रहता था, ठीक है, IPS पैनल के डिस्प्लेज आजकल देखने को मिलते तो जाके वो करेक्ट होता था। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ये जो फर्स्ट स्क्रीन मैंने आपके सामने मेंशन किया ये हमारा TFT स्क्रीन है। सेकंड स्क्रीन ये LCD स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए IPS स्क्रीन हो गया, ठीक है, और ये OLED स्क्रीन हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। और ये जो आप शादी में या फिर अगर कोई फंक्शन में जाते हो, ठीक है, तो इसमें LED स्क्रीन्स लगी रहती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्या रहता है, आप इतनी बड़ी स्क्रीन देखते हो, ठीक है, यहाँ पे जो हॉल में या फिर कोई कैफेटेरिया में वगैरह लगे रहते हैं, तो इतनी बड़ी स्क्रीन्स के मैट्रिक्स बनाए रहते हैं, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं, वो एक दूसरे को जोड़ के ऐसे ऐसे क्यूबिकल्स जोड़ के हम लोग जितना भी बड़ी चाहे स्क्रीन हम लोग बना सकते हैं। तो वो LED स्क्रीन का एक फ़ायदा रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये LED स्क्रीन आपको ऐसा नहीं है कि आपको कमर्शियली बड़े लेवल तक ही यूज़ करें, आपके मॉनिटर के स्क्रीन में भी LED टेक्नोलॉजी रहती है। मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बता दिया, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स परफॉर्म द अरिथमेटिक टास्क सच एज एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो वो काम किसका है, वो है हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसी को तो हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देखते फिर अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट वेर यूज्ड एज अ मेन प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हम लोग ICs यूज़ करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, आपको याद होगा, तो जो ICs हैं वो किसके
जो उसके में मटेरियल रहता है वो हमारा कौन सा रहता है, कॉपर, सिलिकॉन, सिलिका, कार्बन या फिर एल्यूमिनियम। तो आपको सिलिकॉन सिलिका सुने जैसा लगता है, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ के जाओ तो आप इस दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज रह सकते हो। तो सिलिका है या सिलिकॉन है, तो आपको ध्यान में रखना होगा हम लोग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को यूज़ करते हैं जनरली आईसीस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आईसी दिखते हैं, मैंने आपके सामने 3D इमेज आपको बता दी या रोटेटिंग। ठीक है, आईसीस में इस तरीके से पिन रहते हैं, इसमें अंदर काफ़ी नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी फास्टर रहते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रांजिस्टर। तो हम लोग इसमें सिलिकॉन यूज़ करते हैं, सिलिका नहीं यूज़ करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर अ चार्ज। ये क्वेश्चन आपको डिटेल लाइफ में पूछा जा सकता है। ठीक है, नया क्वेश्चन है। तो स्टोर करने के लिए हमारा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो है हमारा कैपेसिटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। कैपेसिटर क्या करता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जो हमारा चार्ज को स्टोर करता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज, और उसका काम क्या रहता है, इस वोल्टेज को कांस्टेंटली मेंटेन करके रखना है। ठीक है, वो चार्ज होता है। ठीक है, और काफ़ी इसका डिफरेंट एप्लीकेशंस है, वो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा गया तो ये कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है स्टोर चार्ज को स्टोर करके रखता है, तो आपका वो रहता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, हमने जानबूझ के गाइस आपको बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल जाने के लिए जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको सामने मैंने प्रेजेंट करके रखो। ऐसा नहीं कि हमने काफ़ी बेसिक से शुरुआत कर दी। अगर आपको मैं बता दूं अभी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है, बेसिक्स जानने होंगे ना, ठीक है, तो आप हमारे सिर्फ वो मैराथन जाके देखिएगा और जो मैंने आपको सेशंस प्रोवाइड किए। ठीक है, हालांकि इसके बियॉन्ड भी हमने काफ़ी सारे सेशंस ले चुके। सुपर एमसीक्यू सीरीज अगर आपको याद होगा तो उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करने होंगे तो आप हमारे मैथ्स मैराथन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग अ कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसके किसकी प्रॉपर्टीज कंबाइंड रहती है, वो रहती है हमारी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स में। ठीक है, ऑप्शन ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एनालॉग और डिजिटल, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के जो हमारी कंबाइंड प्रॉपर्टीज मिलकर बनती है वो होती है हमारी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दिया, जिन स्टूडेंट्स को बेसिक्स क्लियर करने होंगे तो उनको कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन देखनी है। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का जो मैराथन है हमारा 3 आवर, ठीक है, 3 आवर का एक सेशन है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने एक सेकंड सेशन भी लिया था एमएस ऑफिस, और उसमें एब्रिविएशन मैंने बताया था। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेशन है कंप्यूटर अवेयरनेस की जो मैराथन है, आप सिंपली टाइप करिएगा यूट्यूब पे, सबसे पहले हमारा ही वीडियो आपको मिलेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन सर्च करिएगा। ठीक है, ठीक है, आपको रेड कलर के बैनर वाला जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या फिर उसकी लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वो जाके देखिएगा अगर फ्रेशली इस सेशन को देख रहे होंगे और अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। वर्ल्ड का सबसे पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 2001, 4000, 4040, 4004 या फिर 4400। ऐसे ही ऑप्शंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले आपको। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ठीक है, 4004 जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट, देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है। सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, वर्ल्ड के फर्स्ट जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, प्रोग्रामर कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा सिंगल चिप, एक ही सिंगल चिप के ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना है, वो है हमारा इंटेल के द्वारा बनाया गया 4004, और एक कब बनाया गया था, 1971 में। ठीक है, तो है हमारा सिंगल ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी बस बिट कितनी, ये हमारा 4 बिट का था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, टेड हॉफ ने इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एन ALU which performs arithmetic and logical operation in computer contains some logical gates. Which of the following is not a logical gate? हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिटेल में डिस्कस करने ही वाले। मैं बता दूं, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के अंदर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग डिफरेंट बेसिक्स गेट्स रहते हैं, कुछ 7 बेसिक गेट्स हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ, 7 से लेकर 8 बेसिक गेट्स है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वो गेट नहीं है, एंड और एक्स और एक्स नॉर ऑफ, तो ध्यान में रखिएगा ऑफ जो है हमारा कोई भी लॉजिकल गेट नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपकी इमेज बताई, बेसिक गेट में एंड और नॉट गेट आते हैं, यूनिवर्सल गेट में इस साल हमें क्यों तो ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पूछा जाएगा, कि आपको ये जो यूनिवर्सल गेट पूछा जा सकता है वो कौन से रहता है, नैंड और नॉर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखता हूँ, जो भी मैं स्टार मार्क करके रखता हूँ वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। फिर आता है हमारे पास में स्पेशल पर्पस गेट, एक्सऑर और एक्सनॉर, ये गेट आते हैं हमारे स्पेशल पर्पस गेट। तो आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 गेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट, आपको ये जो गेट्स है आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें से ऑफ है, ये कोई भी टाइप का गेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16,
हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करके डिस्कस करें जो आपको एग्जामिनेशन में आए, ना कि हम लोग एक काफ़ी नंबर ऑफ सिलेबस, लेंदी सिलेबस को हम लोग डिस्कस करें। इसलिए मैं बताता हूँ हमारे हर एक सेशन में जो भी पॉइंट में आपको होता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLSI? SLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको SLSI से आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, स्मॉल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सिंपल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सैम्पल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब अगर आपको एग्जामिनेशन में ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस रहते हैं, पैनिक रहते हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शन देख के काफ़ी बार कंफ्यूज रखते हैं, सुपर लार्ज स्केल है या फिर सिंपल लार्ज स्केल है। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो आपको कॉमन ही है, पता है, बट सैम्पल है, सिंपल है या फिर स्मॉल है, तो ध्यान में रखिएगा हम लोग उसको कहते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने टेबल प्रेजेंट करके रखा है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, उसके ट्रांजिस्टर कितने रहते हैं? अप टू 10 ट्रांजिस्टर्स उसमें रहते हैं। मीडियम MSI जिसको हम लोग कहते हैं, आपको कभी काफ़ी कबार MSI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, या फिर हम लोग मिडिल स्केल इंटीग्रेशन में कितने ट्रांजिस्टर रहते हैं वो भी पूछा जा सकता है। वो हमारे 10 से लेकर 100 ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हमारे पास में 100 से लेकर 1000 ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। VLSI में 1000 से लेकर 10,000 तक। SLSI जो हमने अभी पढ़ा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, इसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक रखते हैं। और हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में मोर देन 1 मिलियन ट्रांजिस्टर। अब 1 मिलियन आपको पता ही होगा वो कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख मिलियन ट्रांजिस्टर्स के बियॉन्ड रहते हैं हमारे अल्ट्रा लार्ज के इंटीग्रेशन में। आपको क्या ध्यान में रखना होगा? इसका तो सबसे पहले एब्रिविएशन ध्यान में रखिएगा, और कितने ट्रांजिस्टर्स रहते हैं ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर अफेक्ट होता है हमारे रैम से। ठीक है, सिस्टम क्लॉक की स्पीड कितने मेगाहर्ट्ज़ का हमारा प्रोसेसर है, हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रैम, सिस्टम क्लॉक स्पीड, साइज ऑफ कैशे मेमोरी या फिर नन ऑफ दिस में से ये तो मार्क करके आएंगे कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट नहीं होता। बट आपको ये क्वेश्चन हमेशा आपको कन्फ्यूजन में रहेगा, और हमेशा ये क्वेश्चन आप गलत मार्क करके आएंगे। मोस्ट ऑफ द केस की बात कर रहा हूँ। एम्बिएंट टेम्परेचर गाइस ये इसलिए वर्क करता है क्योंकि आपने देखा होगा CPU जो रहता है हमारा, ठीक है, ये इसको वर्क करने के लिए इसका हीट डिसिपेशन होना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके CPUs के ऊपर फैंस लगे रहते हैं, बड़े बड़े फैंस लगे रहते हैं। उसका काम क्या रहता है? उसके जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट रहता है, CPU का माइक्रो प्रोसेसर रहता है, उसके जो हीट है उसके हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट, ठीक है, हीट हम लोग निकाल पाएंगे बाहर, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम रहेगा, और जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना ज़्यादा उसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप मान लो 3 मेगाहर्ट्ज़ का एक आपको प्रोसेसर है, ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज़ का, तो ठीक है, मान लो कि हमारा 3 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर है, i3 प्रोसेसर है कंप्यूटर का कोई भी। अगर वो ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है बियॉन्ड 90 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह जा रहा है, तो उसका जो बेस क्लॉक स्पीड है वो कम कर देता है। दैट मीन्स वो खुद को लिमिट कर देता है, वो उसका वर्क करेगा 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर कूल डाउन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डस्ट रहती है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम पर, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को। तो आपको ध्यान में रखना होगा, नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन चारों भी फैक्टर्स के ऊपर ये परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, CPU में C क्या डिनोट करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक। CPU में क्या डिनोट करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सर्किटरी, कंप्यूटर, कॉमन, कन्वीनियंट, ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जस्ट बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्रेम कर दिया, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन से ग्रुप में सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है? आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में माउस कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस, बट थर्ड ऑप्शन है हमारा मॉनिटर, जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस आता है, तो ये हमारा ग्रुप नहीं रहेगा। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा। प्लॉटर भी नहीं रहता, प्लॉटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? ये हमारा इनपुट डिवाइस है। दैट मीन्स माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये हमारे इनपुट डिवाइस का ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने कंप्यूटर की मैराथन जो है हमने उसमें डिस्कस कराई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अ डैश कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स को प्ले करने के लिए, खेलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या फिर पेन। माउस तो हम लोग जनरली कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे, बट पर्टिकुलरली गेम्स को खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आपको जो मैंने एक 3D इमेज बताई, ये हमारा एक जॉयस्टिक रहता है, इससे हम लोग गेम्स को आसान तरीके से प्ले कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इन ऑर्डर टू राइट ऑन स्क्रीन वन शुड रिक्वायर्ड। देखिए जिस तरीके से मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं किसके द्वारा कर पा रहा हूँ, माउस के द्वारा, डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्कर या फिर ट्रैक बॉल। तो ध्यान में रखना पड़ेगा, डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट की मदद से हम लोग स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक तो ग्राफिक टैबलेट के जो हम लोग अभी यूज़ करके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसे लिख रहा हूँ हम लोग। डिजिटाइजर मतलब क्या हो गया, कोई आपने देखोगे स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी पेन दिया रहता है और आपको स्क्रीन के ऊपर ही लिख सकते हो, और उसके ऊपर जो एक पतली सी एक लेयर रहती है उसको हम लोग कहते हैं डिजिटाइजर, ठीक है। वो हमारा सेंस करता है हमारी पेन की पोजीशन। तो आपने टच स्क्रीन डिस्प्ले देखा होगा, जैसे आपका मोबाइल का डिस्प्ले, उस तरीके से टच स्क्रीन लैपटॉप्स पे आते हैं, पीसीज भी आते हैं। वो आपको जो आपका पेन का पॉइंटर है, अब मान लो पेन का पॉइंटर है, इसकी जो मैट्रिक्स के द्वारा कहाँ पे पोजीशन है, XY कोऑर्डिनेट, ये हमारा डिजिटाइजर उसको बताता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सेंसर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बायोमेट्रिक सेंसर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर दैट मीन्स आपने कोई भी आधार ऑथेंटिफिकेशन हो गया, या फिर आपके सेलफोन का जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो बायोमेट्रिक है, हमारे बायोमेट्रिक्स को हम लोग रीड करता है। जो हमारे फिंगर्स के ऊपर वो लाइन्स बने रहती है उसको वो रीड करता है, ये बायोमेट्रिक सेंसर। तो हमारे फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। MICR मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा जो चेकबुक रहता है, ठीक है, चेकबुक के ऊपर जो नीचे इस तरीके से लाइन रहती है, एक जो कोड रहता है 9 डिजिट का। अब ये MICR कोड कितना डिजिट का रह सकता है, ये ध्यान में रखना होगा। ये भी पूछ रहा था, 9 डिजिट का कोड रहता है, ठीक है। ये MICR कोड रहता है। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन चेक को पहचानने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR है, दैट मीन्स जो अगर आपने इमेज पढ़ी देखी होगी, इसके अंदर के कैरेक्टर्स कौन से, ठीक है, कौन से अल्फ़ाबेट्स, उसको डिटेक्ट करने के लिए OCR का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। OMR मतलब क्या हो गया, जो अपने पुराने ज़माने में इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं, आपको इसमें डॉट मार्किंग करनी रहती है, ऑप्शन A B C D, ठीक है। इसको मार्कशीट को अगर आपको मतलब जो आंसर शीट है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ठीक है। बारकोड को आपको पता ही है, हालांकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले वो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। माइक्रोफोन यूज्ड इन द कंप्यूटर सेंसेस विच सिग्नल। जो हम लोग माइक्रोफोन यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कौन से सिग्नल को सेंस करते हैं, वो है हमारे साउंड वाइब्रेशंस को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं रहता, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज भी नहीं रहता, वो हमारे साउंड वाइब्रेशन, जैसे हम लोग अभी बात करें, ठीक है। इस तरीके से इमेज में आपके गिफ्ट के द्वारा आपको समझाया गया, जो हम लोग बात करें तो हमारे वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे फिक्स्ड मैग्नेट और डायफ्रागम रहता है जो हमारे साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और कंप्यूटर द्वारा इसको कन्वर्ट करके इसका माइक्रोफोन का आउटपुट हमें मिलता है, और सो दैट आपको सुनाई दे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। द बायस इज द एब्रीवेशन ऑफ। अब बायस के ऊपर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ, हालांकि हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर या फिर OS में। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और अगर वो थोड़ा एडवांस अगर आपको क्वेश्चन पूछने लगे इस साल में, तो आपको 2 टाइप के बायोस मोड आजकल देखने को मिलते हैं। वो होता है हमारा UEFI, जिसको हमारा फुल फॉर्म क्या रहता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी से लिख कर रखो, हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस। और लेगेसी बायोस दैट में जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर आपने देखा होगा, इस बायोस मोड में हम लोग जाते थे, सो दैट हमारे जो बूट प्रायोरिटी और ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सके। ये हमारा ओल्डर बायस था। और आजकल के ज़माने में हमारे कुछ यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस कुछ अच्छी तरीके से देखने वाले हमारे, ठीक है, जो विजुअली अपीलिंग हो, ये हमें बायस देखने को मिलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, UEFI इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये आपको ध्यान में रखना, हम लोग न्यूअर जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको आज का सेशन समझ में आ रहा होगा तो सेशन को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप्स है, जो भी एस्पिरेंट्स है, ठीक है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं IBPS के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो ये आपको इसको शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। नाउअडेज शॉप स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू QR कोड एंड UPI। हियर QR कोड एंड UPI इज एब्रिवेटेड एज। आपको देखना होगा, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार हम लोग कोई जो डिफरेंट पेमेंट मेथड्स है, ठीक है, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे, आप जो डिफरेंट पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं उसको पता होता है QR कोड को स्कैन करने के लिए लगाते हैं। आपको QR कोड का ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है और UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी रीडर, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रन, क्विक रेट या फिर क्विक रिस्पॉन्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। और UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको अच्छी तरीके से उसको ध्यान में रखना होगा। क्विक रिस्पांस कोड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26।
कोड कंसिस्टिंग ऑफ अ बार्स और लाइन ऑफ अ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, इट इज़ नोन एज अ बार कोड। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए वेरिंग विड्थ है, देखिए जो यहाँ पे 3 नंबर का विड्थ है ये इसके ज़्यादा है, ठीक है, यही हमारे बार कोड रहता है। और इसके इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, इसमें प्रोडक्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, एमआरपी हो गए, और ये बार कोड स्कैनर से ये कुछ लाइन्स यहाँ पे इमिट होती है, और इसमें जितनी भी वेरिंग विड्थ होगी इसके डिपेंडेंट ये हमारे स्कैन कर लेते हैं, हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एनकोडेड रहती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अ डिवाइस दैट not only provides surge protection but also furnishes the computer with a battery backup power during a power outage, ठीक है। एक कौन सा डिवाइस है जो हमें सर्च प्रोटेक्शन भी कराता है बट वो एज अ पावर आउटेज, जब भी हमारे घर पे लाइन जाती है, ट्रिपिंग होती है, तो उसमें पावर का बैकअप देता है, तो वो हमारा रहता है यूपीएस। आपने देखा होगा उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दैट मीन्स अनइंटरप्टेड मतलब क्या कि हमारा पावर सप्लाई कंटिन्यूस है, ठीक है। आपने कंप्यूटर्स को ये देखा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द नंबर ऑफ पिंस प्रेजेंट इन वीजीए केबल इज, वीजीए केबल में कितने नंबर ऑफ पिंस रहते हैं, तो ध्यान में रखने का 15, ठीक है। मैं आपको काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, सो दैट आपको काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बने। जो भी इंडेक्स मैंने आपको प्रिपेयर करा है उसके बियॉन्ड हम लोग क्या करेंगे कि गाइज मैं आपको बता देता हूँ, वो तो आपके कंप्लीटली 11 टॉपिक्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन को लेते हुए। उसके बाद में आपको टॉप 400 से लेके 500 क्वेश्चन का एक सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको चाहते हो कि 500 400 और 500 का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा गाइस, ठीक है। मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो भी इस साल बनने के चांसेस है। ध्यान में रखने का, जो वीडियो ग्राफिक्स अरे का जो फुल फॉर्म होता है इसका, इसमें नंबर ऑफ पिंस कितने यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, वो रहते हैं हमारे 15, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है वीजीए केबल, ऐसा पूछा जाए तो हम लोग मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो दैट हम लोग डिस्प्ले का आउटपुट दे सके। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। ब्लू रे इज अ टाइप ऑफ, ब्लू रे क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, या फिर ऑप्टिकल ड्राइव है। तो ब्लू रे जो है वन ऑफ द टाइप है हमारे ऑप्टिकल ड्राइव का, जिसमें कितना डेटा रह सकता है, 25 GB तक का डेटा रह सकता है। हम लोग इसको मेमोरी में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द सेशन बताऊंगा। द स्पीड ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, लेज़र प्रिंटर की स्पीड हम लोग किस में मेजर करते हैं, वो रहती है हमारी पेजेस पर मिनट में, कितना पेजेस पर मिनट वो प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि लेज़र प्रिंटर की 20 पीपीएम का स्पीड है, ऐसा पीपीएम लिखा रहता है उसके ऊपर, तो ध्यान में रखिएगा पेजेस पर मिनट, दैट मीन्स 20 पेज पर मिनट के अंदर वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना होगा, एक क्वेश्चन 100% इसमें से एग्जामिनेशन में बनता है। दो टाइप के प्रिंटर्स के क्लासिफिकेशन रहते हैं, एक तो हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हो गया नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में हमारा उसमें इंकजेट और लेजर प्रिंटर, आप सिर्फ दो ध्यान में रखिएगा, बाकी आपको सब जो प्रिंटर्स पूछे जाएंगे वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रहेंगे। दैट मीन्स इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दैट मीन्स नॉन इम्पैक्ट मतलब क्या है, पेपर के ऊपर लिखने के लिए कोई भी आपको फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके पास कैरेक्टर प्रिंटर रहते हैं और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में भी दो टाइप्स रहते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डिजिबल, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा है कंप्यूटर अवेयरनेस में, ठीक है। और लाइन प्रिंटर जो हो गए उसके अंदर आते हैं हमारे पास में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये जो चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया एंड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आपको पढ़ के जाना होगा। तो ये थे गाइस हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर मार्क करेंगे उन टॉप 10 स्टूडेंट्स को मैं शॉर्ट आउट दूंगा हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश टैग व्हेन प्लेस्ड ऑन एन एनिमल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक द डेटाबेस ऑफ ऑल एनिमल्स मूवमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आपको आशा करता हूँ आज का सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में होगा, जो भी हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको समझ में, जो भी मैंने आपको सेशन बताया सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आप उसको 1 by 1 अभी से जाके देख सकते हो। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल Coachify_official को ज्वाइन करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे आप क्लिक करके, जो भी मैंने आपको सेशन सजेस्ट किए यहाँ पे आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।